हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? जब एक रिएक्टेंट ए रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड BC से एंड इट विल गिव AB एंड C। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट A था, इसने किसी दूसरे कंपाउंड BC में से B को इसमें से डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया और उसे अपने साथ मिला लिया। तो A ने BC से B को हटा के अपने साथ मिला के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया AB, और जो यहाँ पे C रह गया वो एज इट इज़ यहाँ पे बन जाएगा। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास, Fe दैट इज़ आयरन व्हेन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट विल फॉर्म FeSO4 दैट इज़ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह पे खुद लग गया। तो Cu की जगह हमने क्या लिख देना है, Fe। तो यहाँ पे देखिए हमने Cu की जगह Fe लिख दिया और SO4 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे Cu बच गया। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाता है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर आफ्टर डिपिंग इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने ये जो रिएक्शन अभी ऊपर देखी, तो इसी रिएक्शन को इन्होंने थ्योरेटिकली पूछा हुआ है। ठीक है, कि आयरन नेल दैट इज़ आयरन को जब हम डिपिंग मतलब डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्राउनिश। ठीक है, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो पहले तो ये सिर्फ आयरन था ना, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया जाएगा और आयरन अब यहाँ पे आयरन ना रह करके आयरन सल्फेट बना लेगा। तो इस आयरन सल्फेट बनने की वजह से ही जो आयरन नेल है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसका कलर फेड क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर का ब्लू होता है। ठीक है, ओरिजिनली कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स मतलब ये ब्लू कलर फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आयरन के साथ रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था जो वो अब ब्लू ना रह करके फेड हो जाएगा, क्योंकि अब ये कॉपर सल्फेट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कॉपर सल्फेट ही नहीं रहेगा। इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया जाता है आयरन से और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाता है, कॉपर। तो अब इसका कलर तो ब्लू नहीं हो सकता ना, क्योंकि ब्लू तो किसका कलर है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यही सेम रिएक्शन मेंशन करनी है और आंसर दे देना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। Zn zinc when react with copper sulfate it will form zinc sulfate and copper। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 बना के कॉपर यहाँ पे एज इट इज़ रह गया। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है इस रिएक्शन में से, वाई जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब जिंक डिस्प्लेस क्यों कर देता है कॉपर को इसके कंपाउंड में से। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर भी रिएक्शन देखी, यहाँ पे भी आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ये डिस्प्लेस करता है। ठीक है, क्यों एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है कि जो ये इस रिएक्शन में जिंक है और जो ऊपर वाली रिएक्शन में आयरन है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट हैं कि ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। मीन्स
इस रिएक्शन में आयरन एंड कॉपर ये दोनों ही मेटल है, पर इन दोनों मेटल में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या करती है? हमेशा किसी वीक चीज़ को हटा देती है उसकी जगह से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसने कॉपर जो कि वीक था उसको यहाँ से हटा के उसकी जगह पे खुद चला गया। उसी तरह से यहाँ पे भी जिंक स्ट्रॉन्ग था कॉपर के कंपैरिजन में, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद स्टैब्लिश हो गया। सो व्हाट इज़ द रिएक्शन? व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर, हैंस इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और हमारे पास में रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, जो कि है Pb lead will react with CuCl2 copper chloride to give PbCl2 that is lead chloride and copper। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। Pb क्या कर रहा है? CuCl2 में से Cu को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद चला जाता है। तो क्या बन जाता है? PbCl2 और Cu यहाँ पे एज इट इज़ रह जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है? तो इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है Pb कैन डिस्प्लेसिस कॉपर, lead can displaces copper but copper can't displaces lead from its compound Y, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, Pb ने इस रिएक्शन में CuCl2 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे चला गया, ठीक है, और Cu हमारे पास एज इट इज़ रह गया। तो क्या अगर ये रिएक्शन ऐसी होती जैसे हमारे पास होता Cu, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दूँ, Pb की जगह Cu लिख दूँ और Cu की जगह Pb लिख दूँ, PbCl2, तो क्या यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती? जैसे कि Cu Pb को डिस्प्लेस करके CuCl2 बना लेता और Pb यहाँ पे एज इट इज़ रह जाता। तो क्या ये रिएक्शन होती? नो, दिस रिएक्शन कांट हैपन। ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस रिएक्शन में Pb जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है। लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वही वीक को डिस्प्लेस करती है या रिमूव करती है। तो लेड क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए ये इस CuCl2 में से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे चला जाता है। बट इस रिएक्शन में कॉपर Pb को नहीं हटा पाएगा और उसकी जगह पे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन। Hence, what is the answer? Because copper is less reactive than lead, hence it cannot displace lead from its compound, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बताऊंगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो अगर आपने वो सीरीज़ लर्न कर ली तो इससे आप कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की इजीली उसका आंसर दे पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास दो रिएक्टेंट है AB एंड CD। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ACNBD। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, AB रिएक्टेंट ने CD में से D को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे A चला गया, ठीक है। तो AC बन गया और यहाँ पे A क्योंकि C के साथ जा चुका है तो जो B है उसने D के साथ में रिएक्शन करके BD बना लिया, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल 1 Na2SO4 जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, एक हमारे पास रिएक्टेंट है। ये दूसरे रिएक्टेंट BaCl2 दैट इज़ बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और दो नए कंपाउंड बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2SO4 ने क्या किया,
Na2 यहाँ से हटा और BaCl2 के Cl के साथ रिएक्शन कर दिया। Na2 ने BaCl2 के Cl2 के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड NaCl बना लिया। ठीक है, अब जो चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों ने आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना लिया। तो क्या क्या हमारे पास रह गया, यहाँ से हमारे पास रह गया SO4, यहाँ से हमारे पास रह गया Ba। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, एक नया कंपाउंड BaSO4, बेरियम सल्फेट। आ गया समझ में? इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का, डबल चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट डिस्प्लेस होता है, बट यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी डिस्प्लेस हो रही है? Na2SO4 में से Na2 डिस्प्लेस हो रहा है, BaCl2 में से Ba डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना BaSO4, ये BaSO4 जो बनता है वो एज अ प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि कब बनता है, किन्हीं दो रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने से। सो जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके रिएक्शन करने से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, तो ये क्या होता है, बॉटम में बैठ जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से कलर का होता है, BaSO4 वाइट कलर का। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया है, जो कि क्या है, BaSO4, क्योंकि इसका कलर हमेशा क्या होगा, वाइट होगा। ठीक है, सो दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ये जो दो सॉल्यूशन है, इन दोनों को आपस में मिलाने से ये बना, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यही सेम रिएक्शन आप डबल डिस्प्लेसमेंट में यूज में लोगे और यही रिएक्शन आप प्रेसिपिटेशन में यूज में लोगे। ठीक है, तो क्यों इसे हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो दो सॉल्यूशन है Na2SO4 एंड BaCl2, ये दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। तो जब आप इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करोगे तो उनके मिक्स करने से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलेगा, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलेगा जो कि है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस रिएक्शन के अंदर। सो दिस इज़ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है आपको अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बतानी है? सो द रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि इस रिएक्शन में देखिए, ये हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है PbNO3 लेड नाइट्रेट, दूसरा रिएक्टेंट है Ki पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, दो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। वन इज़ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड अनदर वन इज़ PbI2 दैट इज़ लेड आयोडाइड। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से Pb और यहाँ से I ने आपस में रिएक्शन किया, PbI2 बनाया। यहाँ से NO3 यहाँ से K ने आपस में रिएक्शन किया और KNO3 बनाया। ठीक है, तो क्योंकि दो चीज़ें डिस्प्लेस हुई हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, ये जो दो रिएक्टेंट है Ki एंड PbNO3, इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से NO3 नेगेटिव आयन, यहाँ से K पॉजिटिव आयन, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए। यहाँ से Pb प्लस आयन, यहाँ से I माइनस आयन, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन देयर इज़ ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी हमारे पास एक प्रेसिपिटेट मिलता है जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट।
ठीक है, और ये येलो इन कलर होता है। तो कई बार एग्जाम में इस रिएक्शन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि व्हेन लेड नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड विच कलर प्रेसिपिटेट डिड यू गेट, तो आप लिखोगे येलो कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये हमेशा क्योंकि येलो इन कलर होता है इसलिए येलो कलर का ही आपको दिखेगा और इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे आप, क्योंकि ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि विच कलर प्रेसिपिटेट डू यू गेट व्हेन यू मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको पूछा जाए आप इस रिएक्शन को लिख लोगे।